मेरी शादी को 7 साल हो चुके थे। एक दिन अचानक मेरा शौहर मेरे लिए दुल्हन वाला सूट लाया और रोते हुए बोला, मैं कल मर जाऊंगा। तुमको मेरी कसम है, तुम ये दुल्हन वाला सूट मेरे जनाजे पर पहना। मैं अपने शौहर की इस बात को मजाक समझ बैठी। अगले दिन तो मेरी जिंदगी ही उजड़ गई। वाकई मेरे शौहर का इंतकाल हो गया। फिर मैंने मजबूरन वो दुल्हन वाला सूट पहना तो सब रिश्तेदार और मेरी नंदों और सास ससुर ने मुझे गालियां दी। और फिर अचानक, जैनब आज खाना तुम बना लेना। मैं जो अभी सास की बात सुनकर आई थी, शौहर की बात पर चिढ़ गई, मगर इस बात का इजहार नहीं किया। लेकिन रसिया नहीं बनाती खाना तो उसे तो सबके जायके का भी इल्म है। फिर मैं आप सबकी पसंद का कैसे बना सकती हूँ। मैंने अपनी जानिब से बड़ी माकूल वजह दी, मगर वसीम ने गोया सुना ही नहीं। मैंने हिम्मत करके एक मर्तबा फिर से कहा, वसीम आपने कोई जवाब नहीं दिया, कम अज कम जवाब तो दे दें। इस बात पर वो चारपाई कसते हुए एकदम से सीधे हो गए और तलखी से बोले, जब मैंने तुम्हें बोल दिया है आज खाना तुम बनाओगी तो मशवरा क्यों दे रही हो। चुप करके चली जाओ, वरना इससे पहले तुमसे शादी पर मुझे पछतावा होने लगे। वसीम का लहजा एकदम से ठंडा ठार था। मेरे हाँ या ना के बगैर जल्दी से कमरे से फरार इख्तियार किया और किचन में चली आई। पूरा किचन ठंडा पड़ा था, जैसे वहाँ कुछ भी पकने के आसार नहीं थे। मैंने दाल चूल्हे पर रखी और रोटियां पकाने लगी। साथ ही मेरी आंखों से आंसू बहकर कमीज में जज़ब होने लगे। कितना अरमान था मुझे शादी करवाने का, मगर ये नसीब निकलेंगे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अब्बा ने बड़ा जुल्म किया मेरे साथ, यहाँ तक कि अम्मा ने भी अपनी पढ़ी लिखी बेटी को इस उजड़ के साथ रुखसत करने में पल भर नहीं लगाया। इससे अच्छा तो जैन था, कम अज कम मेरी इज्जत तो करता था। मुझे कितनी मर्तबा उसने शादी का भी बोला था, मगर तब मेरी नाक पर मक्खी नहीं बैठती थी और अब रह रह कर अपनी तमाम गलत ख्वाहिशात का इल्म होता था। खाना बनाते हुए मुझे जरा ज्यादा देर लग गई, क्योंकि डर डर के जो सब कुछ बना रही थी। खाना बनाकर जैसे ही बाहर निकली तो ननद को ढूंढने लगी, मगर पूरे घर में वो मुझे कहीं पर भी दिखाई ना दी। पता नहीं कौन सी बिल में छुपी बैठी है, बहुत जान जाती है इसके कामों से। एक तो सारी उम्र इसे बर्दाश्त करना पड़ेगा और ऊपर से इसके हिस्से के काम भी मैं ही सरंजाम दूंगी। अभी मैं नंद के मुतालिक सोच ही रही थी जब बाहर का दरवाजा खुला और नंद हाथों में शॉपिंग बैग लिए मुस्कुराती हुई घर में दाखिल हुई। मेरे लिए ये बहुत हैरानगी की बात थी और ऐसा पहली मर्तबा हुआ था कि नंद खुश दिखाई दे रही हो, वरना वो तो हर वक्त रोनी सूरत बनाए रखती थी। जब वो मेरे करीब आई तो मैंने हवासों में लौटते पूछा, बाजी खैरियत, बड़ी खुश लगती हैं। इस बात पर वो मुस्कुरा दी और कहने लगी, हाँ जैनब खुश तो मैं हूँ, चलो आओ पहले तुम्हें अपनी शॉपिंग दिखाऊं, फिर कुछ और करेंगे। अब ये जो भी खिचड़ी बन रही थी इसे चखने के लिए मुझे नंद के साथ जाना पड़ा। कुछ ही देर में हम दोनों नंद के कमरे में बैठी शॉपिंग देख रही थी। नंद की पसंद बिल्कुल भी रवायती गाँव की लड़कियों जैसी नहीं थी, बल्कि इसकी पसंद बहुत ही नफीस और आला थी, जो कि शॉपिंग की एक एक चीज से झलक रही थी। बाजी बताए ना, पहले तो मैंने आपको इतना खुश कभी नहीं देखा। इस बात पे ननद बोली, हाँ सैनब, जब दिल ही मर जाए तो कहाँ ये सब अच्छा लगता है। बस ये मेरे भाई की दुआ और मेहनत का नतीजा है कि 2-3 दिन तक मैं अपने घर वापस जा रही हूँ। वो आकिब जो मेरी शक्ल देखना गवारा नहीं करता था, कल खुद चल कर आया और भाई के साथ मेरे पैरों में गिर कर माफी मांगी कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पा रहा, चलो इस घर को तुम्हारी जरूरत है, वगैरह वगैरह। लेकिन बाजी बच्चे, मुझे एकदम से याद आया तो मैंने फकत इतना ही पूछा, क्योंकि ननद को इसके ससुराल से इसलिए निकाला गया था कि इसके बच्चे नहीं थे। शादी के 15 साल के बाद भी औलाद नहीं हुई तो शौहर ने घर से निकाल दिया और दूसरी शादी कर ली। 3 साल हो गए थे, इस औरत की भी औलाद नहीं थी। मुझे जो लगता था कि नंद अब सारी उम्र मायके में ही रहेगी और मैं इससे हमेशा चिढ़ती थी, तो मैं गलत थी, क्योंकि पर आखिर वो अपने घर जाने वाली थी और इस घर पर मेरा तसल्लुत कायम होने वाला था। इस बात ने मुझे अंदर तक सरशार कर दिया। मैंने खुश दिली से नंद को मुबारकबाद दी और जैसे ही कमरे से बाहर जाने लगी, नंद ने रोकर एक हल्के नीले रंग का बहुत नफीस सा जोड़ा मेरे जानी बढ़ाया। मैंने बहुत मना किया, मगर वो बेइज्जत थी, सो मुझे वो कपड़े लेने पड़े। अगर सच कहूँ तो मेरा खुद उसी जोड़े पर दिल आया हुआ था। ठीक 2 दिन के बाद वसीम बहन के ससुराल छोड़ आया। अब पीछे घर में मैं, वसीम और मेरी सास ससुर रह गए थे, लेकिन इस बात की खुशी थी कि मेरी राजधानी मुझे वापस मिल गई है। मैंने ननद का दिया सूट खुद ही सी लिया और जब पहना तो वसीम ने हैरत से पूछा, ये कपड़े तुम्हारे पास कहाँ से आए। मुस्कुरा कर बताया कि आपकी बहन ने दिए थे। इस बात पर वो खुश होने के बजाय अजीब से हो गए और माथे पर बल चढ़ा कर बोले, आइंदा इसके दिए कपड़े या चीजें मत इस्तेमाल करना, सिर्फ वही पहना जो मैं तुम्हें दूंगा। तुम्हारे अखराजात मेरी जिम्मेदारी है, किसी और की नहीं। चलो जाओ, ये कपड़े बदल कर आओ। मेरा दिल एकदम से पुरसा पुरसा हो गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा गुनाह कर लिया जिसकी पादाश
में मेरी शादीशुदा जिंदगी इतनी मुश्किल थी। मैंने तो किस्मत के फैसलों को चुपचाप कबूल भी कर लिया था। लेकिन वसीम, ये कपड़े मुझे अच्छे लगते हैं, बाजी ने अपनी खुशी से दिए थे। मैंने कहा तो पहले तो वो गुस्सा करने लगे, मगर खुद पर जब्त करते प्यार से मुझे अपने करीब बिठाया और बोले, देखो, जिस बात से मैं एक मर्तबा मना कर दूं, तुम इस बात की मुझसे जिद ना क्या करो। बुरा लगता है, ठीक है। मैंने असबाब में सर हिला दिया तो वो मजीद कहने लगे कि अब ये कपड़े बदल लो, वादा करता हूँ मैं कल खुद तुम्हारे लिए ले आऊंगा, ये कपड़े उतार कर मुझे दे दो। अगर वो गुस्से से कहते तो शायद मैं हमारी बहस हो जाती, मगर जब वसीम ने नरम लहजे में बात की तो मैं भी आराम से उठकर कपड़े बदलने चली गई। कुछ देर बाद वो कपड़े एक शॉपर में लाकर शौहर के हवाले कर दिए। वसीम ने चुप करके वो शॉपर अपनी चारपाई के पास रख लिया। अगले रोज मेरी हालत की इंतहा न रही जब इन्होंने एक नया शॉपिंग बैग लाकर मेरे हवाले किए। जब मैंने अंदर देखा तो 2 जोड़े थे, मगर इन्हें देखकर मेरा मूड एकदम से ही गारत हो गया, क्योंकि वो बहुत चमकीले और भड़कीले कपड़े थे। ऐसे कपड़े मैं दूसरों को पहनते हुए देखना भी पसंद नहीं करती थी, तो खुद ये कैसे पहनती, ऊपर से इतनी गर्मी में, ऊपर सितारे और मोती देखकर मुझे अजीब सी कराहत होने लगी। मैंने बेबसी से अपने शौहर को देखा तो मुस्कुरा कर बोले, मुझे इल्म था तुम्हें कपड़े बहुत पसंद आएंगे, चलो अब जल्दी से इन्हें सिलाई करो और फिर मुझे पहन कर दिखाना। मैंने बहाना बनाया कि अभी मेरी कमर में दर्द है, जब फारिग होंगी तो सिलाई करूंगी। वो मान गई, मगर ताकीद से बोले, बना जरूर लेना तुम। इस तरह 2-3 दिन गुजर गए। मैं भी चुपचाप अपने कामों में मसरूफ रही और कपड़ों के शापर को दोबारा खोल कर भी नहीं देखा। वसीम कहने लगे, तुमने कपड़े नहीं पहने वो वाले, जबकि मैंने कितने शौक से लाया था तुम्हारे लिए। मैंने वही कहा कि कमर में दर्द है इसलिए सी नहीं सकी। वसीम ने चुपचाप शॉपर मेरी अलमारी से निकाल लिया और घर से चले गए। पीछे मैं परेशान हो गई कि अब वो नाराज हो गए होंगे। क्या था अगर कपड़े पहन लेती तो, वैसे भी घर में कौन सा किसी ने देखने थे। बहरहाल शौहर का दिल बहल जाता, मगर मैं अब कुछ नहीं कर सकती थी, सो खुद को ही कोसती रही। रात को वसीम देर से घर आए, मैं भी इसी परेशानी में जागती रही कि मेरी वजह से बेचारे इतनी दुखी हुए। मगर मेरी हैरत अपने अरूज पर थी जब वसीम ने एक शॉपर मुझे दिया और खोलने का बोला। मैंने जैसे ही शॉपर खोला तो इसके अंदर एक इन्हीं कपड़ों में से सूट सिला हुआ था जो दोपहर को वसीम उठा कर ले गए थे। वो कहने लगे, देखो अब मैंने सिलवा दिए हैं, चलो पहन लेना फिर इनको। अब मेरे दिल में इन चमकीले भड़कीले कपड़े पहनने का सारा गम दूर हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करता है और इसी मोहब्बत की खातिर मेरे लिए पहले तो कपड़े लाया और अब कपड़े सिलवा कर भी लाया। मैं मुस्कुरा दी और कहा, हाँ कल नहा कर पहनूंगी, बल्कि नहीं, कल जुमेरात है, जुमे को ही नए कपड़े पहन लूंगी। मैंने खुद ही अपनी बात की नफी कर दी, मगर वसीम जल्दी से बोले, नहीं, नए कपड़ों को देर नहीं करवानी चाहिए, बस तुम कल ही मुझे पहन कर दिखाना और अब मैं तुम्हारा कोई बहाना नहीं सुनूंगा। मैं मान गई। अगले रोज सुबह सवेरे ही नहाकर वो चमकीले से कपड़े पहने और तैयार हो गई। मुझे इंतजार था कि वसीम अब मेरी तारीफ करेंगे या तब, मगर ऐसा नहीं हुआ। इन्होंने तारीफ करना तो दूर की बात, एक भरपूर नजर भी मुझे नहीं देखा। मैं तो हैरत से शशता रह गई, भला ऐसे कैसे हो सकता है जो शख्स इतनी चाहत से कपड़े लाए और फिर वो अपनी बीवी को इन कपड़ों में देखना भी गवारा ना करे। मैंने आधा दिन तो बर्दाश्त किया, मगर फिर जब इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया तो मैं खुद ही इनके सामने जाकर खड़ी हो गई और पूछा, कैसी लग रही हूँ इन नए कपड़ों में। मेरी बात पर वो बस एक नजर देख कर बोले, हाँ अच्छी लग रही हो। मेरा तो दिल ही टूट गया। खुद पर काबू पाते मैं कमरे में आकर लेट गई। मुझे रह रह कर शादी से पहले की जिंदगी याद आ रही थी, जहाँ इस तरह की कोई फिक्र या परेशानी नहीं थी। वहाँ सिर्फ ख्वाब थे, हसीन ख्वाब, मगर मैं नहीं जानती थी कि इन ख्वाबों की ताबीर वसीम होंगे। मेरे अब्बा और अम्मा ने हमेशा ही मुझे सहारा दिया था। अब्बा एक फैक्ट्री में क्लर्क थे और घर में मैं अकलौती बेटी ही थी, तो खर्च वगैरह का इतना मसला नहीं था। आमदन भी ठीक थी, तो अब्बा ने हमेशा ही मुझे अंग्रेजी मीडियम स्कूलों में पढ़ाया था। मुझे अम्मा अगर इन्हें कहती कि किसी दूसरे स्कूल में दाखिल करवा दें तो वहाँ इन दोनों का अच्छा खासा इख्तलाफ हो जाता। अच्छे स्कूल से पढ़ने के बाद अब्बा ने मुझे अच्छे कॉलेज में दाखिल करवाया और फिर अच्छी यूनिवर्सिटी में मैंने फैशन डिजाइनिंग सीखी हुई थी। तो दुनिया जहाँ में हर फैशन का मुझे अंदाजा था। मैं दुपट्टा नहीं लेती थी, मगर कभी हद से बढ़कर भी फैशन नहीं किया था। वहीं यूनिवर्सिटी में एक लड़का मुझे बहुत पसंद करता था, उसका नाम जैन था। पसंद तो मैं भी उसे करती थी, मगर कभी उस पर जाहिर नहीं होने दिया, हमेशा नखरे में ही रहती। उसने मुझे अप्रोच करने की बहुत कोशिश की, मगर मैं हमेशा उसे डांट देती, यहाँ तक कि जैन मेरा रिश्ता भी लेकर गया। उस लम्हे मुझे यकीन था कि अब्बा हर सूरत मेरी शादी इससे करने के लिए मान जाएंगे, मगर ऐसा नहीं हुआ। अब्बा ने जैन के रिश्ते पर किसी भी किस्म का रद्द अमल नहीं दिया, ना ही मुझसे कुछ पूछा। मैं बहुत बेचैन थी कि अब्बा क्यों नहीं कोई जवाब दे रहे। पर आखिर मैंने इनसे खुद ही पूछ लिया कि मेरी क्लास के एक लड़का मेरा रिश्ता लाया था। फिर क्या सोचा आपने? इसके मुतालिक अब्बा ने मुझे ऐसी निगाहों
से देखा कि मुझे शर्मिंदगी होने लगी। तुम्हारी ख्वाहिश पर क्या वो रिश्ता लाया था? अब्बा के एक जुमले ने मुझे अंदर से जख्मी कर दिया, मगर मैं अपनी इमेज अपने बाप के सामने खराब नहीं कर सकती थी। मैंने नफी में सर हिला दिया और कहा कि नहीं अब्बा, मैंने आज तक उससे कोई उम्मीद नहीं थमाई। वो मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था तो मैंने घर का पता दे दिया कि मेरे माँ बाप से बात कर लो। इस बात पर अब्बा के तो तासरात के एकदम से ढीले पड़े थे और वो मेरे सर पर शफकत से हाथ फेर कर बोले, मुझे इल्म था मेरी बच्ची कभी भी ऐसा कर ही नहीं सकती, उसे अपने बाप की इज्जत का बड़ा ख्याल है। चलो जाओ, अब तुम देखेंगे जो भी हुआ, फिलहाल मुझे सोचने के लिए वक्त चाहिए। मैं खामोशी से वहां से उठी, मगर दिल में यही कह रही थी कि काश अम्मा अब्बा मान जाएं मेरे रिश्ते के लिए। अगली सुबह अम्मा ने मुझे इशारे में बताया कि तुम्हारा बाप इस रिश्ते के लिए राजी होता दिखाई दे रहा है, बस दुआ करना जल्दी मान जाए। मैं खुशी से भरपूर यूनिवर्सिटी पहुंची तो जैन झट से मेरी जानिब लपका और पूछा, हाँ बताओ तुम्हारे वालिदैन ने क्या सोचा? मैंने उसे तजस्सुस में डालते हुए कहा, देखो अब तुम्हारी किस्मत शायद चमक ही जाए। ये बोलते हुए मैं खुद बहुत चमक रही थी, जिससे जैन ने अंदाजा लगाकर खुशी से कहका लगाया। मैं भी शर्माती हुई कैफे चली गई। वो पूरा दिन मेरा बहुत अच्छा गुजरा, मगर जब घर पहुंची तो मेरी सारी खुशी को जंग लग चुका था। अम्मा से इल्म हुआ कि अब्बा गांव गए हुए हैं, जबकि मैं चाहती थी कि अब्बा जल्द से जल्द जैन को शादी के लिए हाँ कह दें। अब्बा 2 दिन बाद गांव से वापस आए तो वापसी पर इनके साथ एक और आदमी और उसका बेटा भी था। अब्बा ने हम माँ बेटी को इनसे मिलवाने के बाद अम्मा से कुछ अकेले में बात की, जिस पर वो बार बार नफी में सर हिलाकर अम्मा अब्बा को किसी बात से मना कर रही थी। बल आखिर अम्मा ने ही हथियार फेंक दी और अब्बा ने मुझे अकेले में बुलाने के बाद पूछा, ज़ैनब अगर मैं तुम्हारी जिंदगी का कोई फैसला करूंगा तो क्या वो तुम्हें कबूल होगा? इस बात पर मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। न जाने अब्बा मेरी जिंदगी का कौन सा अहम फैसला करने वाले थे। अगर मुझे इल्म होता वो फैसला वसीम के साथ निकाह की सूरत में होगा तो मैं कभी भी हामी ना भरती, मगर उस वक्त अंदाजा नहीं था। निहायत फैशनेबल और पढ़ी लिखी होने के बावजूद मैं अपने बाप को इनकार नहीं कर सकी। मैंने इस बात में सर हिलाकर गोया अब्बा के हर फैसले की मंजूरी का परवाना दे दिया। तभी अब्बा ने बताया कि अगले 1 घंटे में वो अपने दोस्त के बेटे का निकाह मेरे साथ कर रहे हैं और सिर्फ निकाह ही नहीं बल्कि रुखसती भी कर देंगे। ये सुनकर मेरे पैरों तले से जमीन ही निकल गई। मैंने दबा दबा एहतजाज तो किया, मगर किसी को भी मेरे एहतजाज की परवाह नहीं थी सिवाय अम्मा की, मगर वो बेचारी भी मुझे तसल्ली देने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। लेकिन निकाह से पहले मैंने एक सवाल अब्बा से जरूर किया कि ऐसी भी क्या आफत आन पड़ी थी कि आप अपनी पढ़ी लिखी बेटी एक उजड़ गवार शख्स को सौंप रहे हैं? जिस पर अब्बा बोले, मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी ऐश करे, ये बहुत अमीर है, जमीन जायदाद बहुत कुछ है, ऊपर से मेरे इस दोस्त का मुझ पर बड़ा एहसान भी रहा है। मेरे अम्मा अब्बा के मरने के बाद इसी ने अपना भाई बनाकर मेरी हर जरूरत का ख्याल रखा था। बस कुछ मसाइल के बायस वो खानदान में अपनी बेटी की शादी नहीं कर सकता और बाहर करना चाहता है। इसने मुझसे तुम्हारे रिश्ते की बात की तो मैं इनकार नहीं कर सका। जानता था मेरी बेटी कभी भी मेरी बात नहीं टालेगी। रही पढ़ाई की बात तो वो शौर के लिए होती है, बाकी यही अब तुम्हारे नसीब है। बेटा जितना जल्दी हो सके कबूल कर लो। मैं इस कदर हैरान थी कि चाह कर भी कुछ नहीं बोल सकी कि आपने बुरा किया या अच्छा किया। बस अब चूंकि निकाह हो चुका था तो किसी किस्म की बहस भी फजूल थी। निकाह के फौरन बाद ही मेरी रुखसती भी हो गई, मगर तब अम्मा ने समझाया कि ज़ैनब अब जो हो चुका है इसे कबूल करना, ख्वाम की जिद मत बांधना शौहर से, ना ही इससे नफरत करना, क्योंकि बेटा घर एक मर्तबा बनता है, बार बार नहीं बनता। अम्मा की बात को मैंने अच्छे से ज़हनशी कर लिया, क्योंकि मैं खुद भी इसी हक में थी कि जो हो चुका है इसे कबूल कर लिया जाए। रही बात ज़ैन की तो इससे मैंने कभी भी उम्मीद नहीं दिलाई थी कोई, लेकिन ये सब जितना आसान लग रहा था उतना था नहीं। मुझे लगा था कि वसीम मेरी ज़ैन की तरह ही कदर करेंगे, मेरे आगे पीछे फिरेंगे, मगर मैं गलत थी, क्योंकि वो तो मुझे ब्याह कर लाने के बाद गोया फरामोश हो चुके थे। सारा दिन अपने कामों में मसरूफ रहते और अगर कोई काम की बात होती तो कर लेते। अलबत्ता मेरी सास अच्छी औरत थी, वो मेरा बहुत ख्याल रखती और अक्सर वसीम को भी डांट देती कि तुम बहू से बात नहीं करते वगैरह वगैरह। और सास के अलावा एक नंद थी, वो भी मेरे साथ बहुत अच्छी थी, यानी ससुराल मुझे अच्छा मिला था। मगर शोहर ऐसा कि जिसके पास हर काम का वक्त होता था सिवाय बीवी के। पहले रोज ही वसीम ने मुझे कहा था कि मेरी बहन और माँ की इज्जत करना, रजिया बाजी मुझसे बड़ी हैं तो मैं इन्हें माँ का ही दर्जा देता हूँ। इनके साथ तुमने जिस दिन बदतमीजी की वो तुम्हारा इस घर में आखिरी दिन होगा। वैसे भी अब वो बहुत जल्द अपने घर चली जाएंगी, इसलिए तुम इनसे इज्जत से पेश आना। उसी वक्त नंद के लिए मेरे दिल में बाल आ गया और मैंने चिढ़कर सोचा, जिस औरत के शौहर ने 12 साल बाद दूसरी शादी करके इसे घर वापस भेज दिया तो वो क्यों कर इस औरत को वापस लेकर जाएगा। मुझे अपने शौहर पर गुस्से के साथ हंसी भी आ रही थी, मगर मेरी हैरत और खुशी की इंतहा न रही जब मेरी शादी के 2 माह
बाद ही नंद अपने ससुराल वापस चली गई। यानी मेरे अंदर उससे लेकर जितनी भी चिढ़ और नफरत थी वो एकदम से ही खत्म हो गई थी। इसके जाने के बाद मुझे घर में अजीब सा लगने लगा, गोया हमारे घर में कुछ हो रहा है, कोई अनहोना सामल या कुछ ऐसा जो हमारी जिंदगियों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं। मेरी बचपन से ही ये बात थी कि कोई भी जगह सियाह होती या अगर कोई इंसान कुछ बुरा चाह रहा होता था तो मुझे उससे अजीब तरह की वाइब्स आना शुरू हो जाती थी। मुझे इंसानों से एक दो दफा मिलकर ही इल्म हो जाता था कि ये मेरे लिए अच्छा है या नहीं, मगर अजीब बात ये थी कि अपने ससुराल में मुझे नंद और सास से मिलकर ऐसा वैसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ था। मैं खुश थी, मगर जब जब शौहर से सामना होता तो यही लगता कि इस इंसान से शादी करके बहुत बड़ी गलती करती। अब मेरी जिंदगी में कुछ अनहोनी होने ही वाली थी, जबकि वसीम ज्यादा गुस्सा नहीं करते थे, वो बस संजीदा रहते और अपने काम से काम रखते थे। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे हर वक्त इन्हें देखकर यही लगता कि जैसे कुछ बहुत बुरा होने वाला है और मुझे भी जानबूझकर इस बुरे खेल का हिस्सा बना दिया गया है। मगर मैं चाहने के बावजूद अंदाजा नहीं कर पा रही थी कि क्या हो सकता है। आखिर मैंने बातों बातों में सास से भी बहुत कुछ उगलवाने की कोशिश की, मगर वो तो अल्लाह मियाँ की गाय थी, बहुत मासूम, वो बस मेरे ख्याल में ही हलकान होती रहती थी। इन्हें भी अपने बेटे की मशकूक हरकतों से चिढ़ थी, मगर वो माँ थी, चाह कर भी अपने बेटे को बुरा नहीं कह सकती थी। ये सब नंद के जाने के बाद से शुरू हुआ था। जब से वो गई थी मेरा दिल चाहता था कि मैं इस घर से दूर भाग जाऊं, किसी वीराने में बसेरा कर लूं, मगर ऐसा बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अम्मा की हिदायत के मुताबिक अब मुझे यहीं पर रहना था, फिर चाहे कुछ भी होता। जब वसीम के कहने पर मैंने नए कपड़े पहने और इसने मुझे देखना तक गवारा नहीं किया तो एकदम से मेरा दिल टूट गया। मुझे लगा था शायद अब वसीम मुझ में दिलचस्पी लेने लगे हैं, मगर ऐसा नहीं था। मैंने कमरे में आकर अपने कपड़े तब्दील कर लिए, मगर वसीम को इससे भी फर्क नहीं पड़ा। मैं भी बेहिस हो गई और समझौता कर लिया कि अब यही मेरी जिंदगी है और मुझे इस तरह इसको गुजारना है। मगर ताज्जुब की बात यह थी कि अगले बुध फिर वो मेरे लिए एक जोड़ा ले आए, जो कि पहले की मानद ही भड़कीला और शौक सा था। मैंने हैरत से पूछा ये क्यों लाए हैं, तो वो कहने लगे बस मेरा दिल करता है कि मैं अपनी बीवी को बना सवरा देखूं। मैंने शिकवा किया कि पहले भी जब मैंने आपके कहने पर कपड़े पहने थे तो आपने देखना तक गवारा नहीं किया था, फिर अब क्या हुआ। इस पर वो मुस्कुराते हुए बोले बस वैसे ही तंग कर रहा था तुम्हें, चलो कल अच्छे से तैयार होना। मैं भी खुश हो गई और वो कपड़े संभालिए। पिछली मर्तबा की तरह इस रोज भी खूब दिल लगा कर तैयार हुई, मगर जब कपड़े पहने तो इनमें से बहुत गंदी हमक उठ रही थी। मैंने इन्हें गौर से देखा तो वो किसी की उतरन महसूस हो रही थी। मुझे बड़ी घिन महसूस हुई। मैंने वसीम से कहा कि ये कौन से कपड़े उठा लाए हैं आप, तो वसीम हिचकिचाए बगैर बोले ये गांव है, यहाँ ऐसे ही कपड़े मिलते हैं, काफी पुराने, बिकते कम है, और ये जो उतरन की बात कर रही हो ये चूहों ने टुक दिए होंगे। इन्होंने मुझे अपनी जानिब से तसल्ली तो दी, मगर मैं बिल्कुल भी मुतमईन नहीं हुई। वसीम फिर से बोले कि क्या तुम मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं करोगी। मैंने चुप करके वो कपड़े जेबे तन कर लिए। इस मर्तबा वसीम ने मेरी तारीफ भी की, मगर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। बार बार किरायत आ रही थी। अब ऐसा ही होने लगा था। हर बुध को वसीम मुझे एक चमकीला सा जोड़ा ला देते और पहनने को बोलते, जो मुझे पहना भी पड़ता। लेकिन एक दिन बहुत अजीब सा कुछ हुआ। शौहर ने मुझे एक नहायत खूबसूरत लहंगा ला कर दिया। ये बाकी चमकीले जोड़ों से एकदम मुख्तलिफ था। वो लहंगा लाकर वसीम ने कहा कि कल हर हाल में मैं यही लहंगा पहनूं। मैंने हैरानी से पूछा वो क्यों भला, अच्छा नहीं लगता कि ऐसे बगैर मौके के ही मैं वो लहंगा पहनूं। मगर वो बोले नहीं, बगैर मौके के तो नहीं पहनोगी तुम, बस कल वादा करो तुम यही पहनोगी। तो मैं तुम्हें एक बात बताऊंगा। तजस्सुस के मारे मैंने वसीम से वादा कर लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हर हाल में यही लहंगा पहनूंगी। इसके बाद वो गमज़दा लहजे में बोले ज़ैनब मुझे माफ कर देना, आज तक मैंने तुम्हारे साथ जो भी ज्यादतियां की हैं वो क्यों। मैंने पूछा तो वसीम बोले क्योंकि कल मैं मर जाऊंगा, इसलिए तुम्हारी जानिब से सुर्ख रूह होकर जाना चाहता हूँ। मुझे लगा वो मजाक कर रहे हैं, भला ऐसे किसी को कहाँ अपनी मौत का इल्म होता है। मैंने इन्हें कहा कि बंदा मजाक तो अच्छा करे, और ये बोलकर वहां से उठ गई। एक तरह से मैंने अपनी नाराजगी का इजहार किया था। इसके बाद वसीम ने ना मुझे बुलाया और ना ही मुझे मनाने की कोशिश की। मैं भी गुस्से में लेटी रही। न जाने कब आंख लग गई, मगर मेरी नींद शोर से टूटी जब सास और ननद कमरे में खड़ी रो रही थी। मैं भड़बड़ा कर उठ बैठी और जल्दी से वसीम को देखा तो वो न जाने रात में किस पहर इस दुनिया को छोड़कर जा चुके थे। ये देखकर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई और मैं खुद पर काबू नहीं रख पाई। बेशक मुझे इनसे मोहब्बत नहीं थी, मगर वो मेरे शौहर थे। ऊपर से रात को इन्होंने जो कुछ कहा वो दोबारा से मेरे दिमाग में घूमने लगा। भला ऐसे कैसे कोई मर सकता है। बार बार यही जुमला मेरे दिमाग में गर्दिश कर रहा था और मैं चाह कर भी इससे छुटकारा हासिल नहीं कर सकी। इसी लम्हे मेरे दिमाग में वसीम की आखिरी ख्वाहिश आई तो मैंने वही लहंगा निकाला और दुल्हन बन गई।
मगर मेरे दुल्हन बनने की देर थी कि औरतें मुझे ताने तशने देने लगी। वो सास और नंद जो मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करती थी, मुझे कोसने देकर इन दोनों ने घर से निकाल दिया। नंद कहने लगी कि तुम यही चाहती थी कि मेरा भाई मरे और तुम्हें आजादी हासिल हो, सो मर गया वो, अब यहाँ क्यों बैठी हो? दुल्हन बनी हो तो बाहर जाकर अपने शौक पूरे करो। मैं इनकी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गई, मगर मेरे पास एक बात का भी जवाब नहीं था। मैं घर से निकल गई, मगर जैसे ही गली के नुक्कड़ में पहुंची तो मुझे लहंगे में कुछ चुभने लगा। जब देखा तो जान निकल गई और वापस पलटी ताकि जल्द से जल्द जाकर सास और नंद को हकीकत बता सकूं। मगर उसी लम्हे मुझसे एक मोटरसाइकिल आकर टकराई और मुझे पास के ही क्लिनिक में लोग ले गए। वहाँ डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया तो ज्यादा चोटें नहीं आई थी, मगर डॉक्टर ने एक और खबर भी बताई जिससे मेरी दुनिया ही बदल गई। डॉक्टर ने बताया कि मैं हामला थी और मोटरसाइकिल का हैंडल पेट में बुरी तरह से लगने से मेरा हमल जाया हो गया है। लेकिन अभी उस दुख पर रोने के बजाय मुझे घर जाकर नंद को हकीकत बतानी थी। जब मैं घर पहुंची तो शौहर की मैयत को लोग उठा रहे थे। मैंने इन्हें मना कर दिया और नंद से कहा कि मेरे शौहर की जान तुम्हारी वजह से गई है। वह हैरानी से बोली कि वो कैसे? फिर मैंने इसके सामने वो कागज किया जो लहंगे में खुफिया तौर पर छुपाया गया था, पर साफ लिखा था कि ये लहंगा काले इल्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। जिस लड़की को भी ये पहनने को दिया जाए वो ना पहने, क्योंकि इसको पहनने से इसका हमल जाया हो सकता है। हम मजबूर हैं मगर खुफिया तौर पर इस लड़की की मदद कर रहे हैं। ये लहंगा उस शख्स ने बनवाया है ताकि वो अपनी बीवी को दे सके और इसका हमल जाया करवा कर अपनी बहन की कोख में काले इल्म से अपनी बीवी का बच्चा मुंतकिल करते हो। और यह अमल इतना शदीद है कि आमिल की जान भी जा सकती है। ये सब सुनकर नंद फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि वसीम अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करते थे। इसे दुख में देखकर इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो अपना बच्चा काले इल्म के जरिए बहन की कोख में डाल दिया, साथ ही अपनी जान से भी हाथ धो बैठे। हमने वसीम के कफन में देखा तो वहाँ पुतले पड़े थे जो इसी आमिल ने अमल में रखे थे, जिसकी निगरानी में वसीम ये सब कर रहे थे। जैसे ही वो कब्र में जाते तो मेरा बच्चा जो जाया हो चुका था हमल के जरिए नंद की कोख में चला जाता। मगर अब सब कुछ बदल चुका था। वसीम ने अपनी जान तो गवा दी, साथ ही मेरे बच्चे की जान भी चली गई। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी कहानी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।